नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल परम अखिल क्लासेस में। अभी तक हम लोग एमसीक्यूज़ को सॉल्व कर रहे थे, बट आपकी कॉल और आपके मैसेज के बावजूद हम लोगों ने सोचा कि अब हम जो प्रैक्टिस करेंगे वो पेट को ध्यान में रख के करेंगे। कहने का मेरा मतलब ये है कि आज से लेके और टिल पेट एग्ज़ाम तक कोशिश होगी कि जो हमारा 50 नंबर के जीएस वाले सेक्शंस हैं उसे हम लोग कवर कर लें। ठीक है। यहाँ पे जो हम लोग जीएस कवर करने वाले हैं, क्योंकि आपको पता होगा अगर पेट के सिलेबस में, तो जहाँ पे आपका जो जीएस का वेटेज है ओवरऑल वो 50 नंबर का है। जहाँ पर आपको डीआई देखने को मिलता है वो 20 नंबर का है। वहीं पे अगर मैं मैथ एंड रीजनिंग की बात करूँ तो ये आपको 10 नंबर का देखने को मिलता है। वहीं पे अगर मैं हिंदी की बात करूँ, हिंदी और 5 नंबर की इंग्लिश, 15 नंबर आपका हिंदी और 5 नंबर आपका इंग्लिश। तो 20 और 10 30 और 20 50, तो इन दोनों को मिला के 50 नंबर और इसको मिला के 50 नंबर, इसे मिला के आपका 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर बनता है। क्लियर? इतना हमें पता है। अब हम जो करने वाले हैं वो कोशिश हमारी होगी कि इस जीएस सेक्शन में जो 50 क्वेश्चंस हैं इसे हम कवर करें, जिसमें हमारे में सेक्शंस में क्या आता है, हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, पॉलिटी है, इसी के साथ में इकोनॉमी है, देन साइंस है, और इसी के साथ में आपका जर्नल अवेयरनेस है, और यहीं पे एक है आपका करंट अफेयर। इतने सारे टॉपिक्स हैं। हम कोशिश करेंगे कि ये वाले जितने भी टॉपिक्स हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम टू द सिलेबस कवर करने की कोशिश करेंगे। जर्नल अवेयरनेस भी हम टॉपिक वाइज कवर करेंगे, और करंट अफेयर एक एक दिन या संडे संडे कोशिश होगी कि हम लोग मंथली करंट अफेयर को कवर करेंगे। अक्टूबर में हमारा पेपर है, हमें अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये जो 6 महीने हैं, इन 6 महीनों का हमें करंट अफेयर कवर करना है। और अक्टूबर में हमारा एग्ज़ाम है, तो अक्टूबर का करंट हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 6 हफ्ते में है, तो हम कोशिश करेंगे कि संडे संडे में हर एक संडे को 1 महीने का करंट अफेयर कवर करेंगे, तो हमारा करंट अफेयर तैयार हो जाएगा। और सिलेबस के अकॉर्डिंग हम बात करें, जैसे हिस्ट्री, तो हिस्ट्री में हमें 2 हिस्ट्री पढ़नी है। एक हमें एंशियंट एंड मिडाइवल पढ़ना है, और एक हमें मॉडर्न पढ़ना है। एंशियंट और मिडाइवल को मिला के 5 क्वेश्चन है, और मॉडर्न को अलग से 5 क्वेश्चन है। हमारी आज कोशिश होगी कि पूरा का पूरा जो एंशियंट हिस्ट्री है वो हम कवर करेंगे, और सिर्फ पेट के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए कवर करेंगे। जैसे अगर पेट में एंशियंट हिस्ट्री में हमसे पूछा गया है कि वैदिक सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता है, वैदिक सभ्यता है, बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है। इसके बाद में अगर हम मौर्य को देखेंगे तो मौर्य में अशोक के बारे में पूछा है, गुप्त में चंद्रगुप्त और समुद्रगुप्त के बारे में पूछा है। देन हर्षवर्धन के बारे में इंफॉर्मेशन हमसे मांगी गई है। आफ्टर दैट जो राजपूत काल है उससे हमसे प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं व्यक्त की गई है। इन सारे टॉपिक्स को यहाँ तक, इवन राजपूत काल को छोड़ के हर्ष तक, जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं या हमें लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है लिहाज से एग्ज़ाम के, उन सब को आज हम अपने एक वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। ओवरऑल ये 50 पेज का पीडीएफ है, 50 पेज का पीडीएफ है। इस पीडीएफ को हम कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैंने हर वो टॉपिक का कलेक्शन किया है जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। और इस 50 पेज की जो पीडीएफ है ये आपको हमारे टेलीग्राम @परम AKHILCLASSES परम अखिल क्लासेस पे भी मिल जाएगा। एंड 22 अक्टूबर को, यानी जिस दिन नवरात्रि का अष्टमी है, उस दिन हम लोग अपने परम अखिल क्लास का एप्लीकेशन भी लॉन्च करेंगे, और इस एप्लीकेशन पे ये सारी पीडीएफ आपको फ्री ऑफ निःशुल्क, मतलब ओवरऑल निःशुल्क मिल जाएगी। एंड आफ्टर दैट कोशिश होगी कि कम से कम 10 मॉक टेस्ट आप लोगों को प्रोवाइड किया जाए। पिछले 6 प्रैक्टिस सेट जो ओवरऑल कमीशन ने करवाया है उसे हम लोग कवर करने की अब यहाँ पे कोशिश करेंगे, और आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो वहीं पे आप एप्लीकेशन पे ज़रूर विजिट करें, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। 22 अक्टूबर को हमारा एप्लीकेशन आपके लिए पब्लिक कर दिया जाएगा। तो चलिए बिना देरी के अब हम लोग हिस्ट्री के टॉपिक्स को स्टार्ट करते हैं जो हमारे पेट के सिलेबस में मेंशन है, और इतना भरोसा करिए कि ओवरऑल यहाँ से आपका काम चल जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं बिना देरी के। देखिए हम सब लोग स्टार्ट करने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता या वैदिक सभ्यता। एक एक चीज़ को हम थोड़ा सा ध्यान देंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे कि हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर थोड़ा फैक्ट पे हम जाएंगे तो
क्योंकि हमें यहाँ फैक्ट की ही ज़रूरत है। तो वैदिक सभ्यता को अन्य किन नामों से जाना जाता है? तो वैदिक सभ्यता को सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता और इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कही जाती है, क्योंकि पहली बार यहाँ पे हम लोगों ने कांसे का प्रयोग किया था, इसलिए हम इसे कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जानते हैं। सो अगर ये प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से हड़प्पा कालीन सभ्यता को अन्य किन नामों से जाना जाता है, तो सिंधु घाटी सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, इन सारे नामों से हम जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी हमें किससे मिली है? तो पुरातात्विक उत्खनन के माध्यम से मिला, यानी उत्खनन के माध्यम से मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता किससे संबंधित है? यह आदि ऐतिहासिक काल से संबंधित है। इसका जो एरिया है वो 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। ये कुछ फैक्ट्स है। और हमें इसकी जानकारी किससे मिलती है? तो कार्बन डेटिंग C14 के माध्यम से हमें इसकी जानकारी मिलती है। विभिन्न स्थलों से जो प्राप्त असंशोधित रेडियो कार्बन 14 के आधार पर हम इन हड़प्पा काल का डिटरमाइन करते हैं, या इनका हम अन्य वर्गों में बांटते हैं, इनके काल विभाजन करते हैं। जो आरंभिक हड़प्पा सभ्यता है वो 3200 से लेकर 2600 ईसा पूर्व माना जाता है। नगरीय हड़प्पा सभ्यता की मैं अगर बात करूं आपसे, 1 सेकेंड। अगर थोड़ी देर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से हमें देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता की आकृति कैसी रही है? तो यह त्रिभुजाकार आकृति रही है। कांस्य युगीन सभ्यता एवं आदि ऐतिहासिक सभ्यता एक रही है, या कांस्य युगीन सभ्यता या आदि ऐतिहासिक सभ्यता के नाम से हम इसे जानते हैं। वहीं पे ये सबसे इम्पॉर्टेंट इमेज है कि जो हड़प्पा सभ्यता या वैदिक सभ्यता रहा है, इसका एरिया क्या रहा है, क्षेत्र कहाँ रहा है, कहाँ से कहाँ तक इसका क्षेत्र रहा है। वहीं पे अगर आप जम्मू कश्मीर उत्तर में देखेंगे, नॉर्थ में, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट और ये है साउथ। सो उत्तर में ये कहाँ पर है? मांडा जिला है, कहाँ का? जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है, वो वाला एरिया है। उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? तो ये आलमगीरपुर मेरठ में है। वहीं दक्षिण में सुध का गैंडोर है, ये दाशक नदी भी इधर मिलेगा। और वहीं दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र में इसका साउथ पॉइंट हमें देखने को मिलता है। इसका अगर मैं काल विभाजन देखूं कि किसने क्या किया है, तो फैक्ट के लिए आपके एग्ज़ाम के लिहाज से ये उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। सिंधु सभ्यता की खोज और नगर नियोजन के बारे में तो आपको पता है कि 1921 में किसने किया था? सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में किया गया था। इसकी खोज किसने किया था? तो दयाराम साहिनी ने किया था, हड़प्पा सभ्यता। वहीं पे मोहनजोदाड़ो तो आप देखेंगे या राखलदास बनर्जी को भी माना जाता है। सो वहीं पे हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदाड़ो एवं हड़प्पा की खुदाई किसने की है? तो सर जॉन मार्शल के नेतृत्व पे किया गया है। सिंधु सभ्यता की खोज किन पुरातात्विकों में विशेष योगदान रहा है? तो राखलदास बनर्जी और दयाराम साहिनी। वहीं पे हड़प्पा सभ्यता की खोज के लिए हम दयाराम साहिनी को जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता का जो टीला पुरातात्विक जिन्होंने ध्यान रखा है उनका नाम है चार्ल्स मैसन। इन्होंने 1826 में चीज़ों की खोज की थी। हड़प्पा सभ्यता के प्रथम पुरातात्विक विद्ता जिन्होंने इसको महत्व को नहीं समझा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ए कनिंघम को माना जाता है और ये बहुत बार पूछा भी गया है। पूर्ण विकसित हड़प्पा सभ्यता 6 शताब्दी तक लगभग ये जीवित रही है, क्योंकि हम देखेंगे 600 ईस्वी के आसपास से हमारे यहाँ इनका पतन शुरू हुआ है और उसके जस्ट बाद से नई सभ्यता का विकास प्रारंभ हो गया था। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता के नाम से किसने कहा है? तो सर जॉन मार्शल ने सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया है। वहीं पर स्टुअर्ट पिगट साहब ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी या जुड़वा बहन भी कहा है। तो ट्विंस सिस्टर के तौर पे जाना जाता है या ट्विंस कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है। और ये किसने कहा है? तो स्टुअर्ट पिगट साहब ने कहा है। वहीं मोहनजोदड़ो को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो मृतकों का टीला कहा गया। मोहनजोदड़ो के किले एवं शहरों की जो चौड़ाई रही है वो 7 से 11 मीटर तक हमें देखने को मिला। ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं, बट हाँ ये इम्पॉर्टेंट है कि सिंधु घाटी सभ्यता की प्रकृति कैसी थी? तो यह एक नगरीय प्रकृति थी। वहीं पे वैदिक सभ्यता की प्रकृति कैसी थी? तो वैदिक सभ्यता की प्रकृति एक ग्रामीण सभ्यता रही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे पहले इसकी खुदाई कहाँ से हुई है? हड़प्पा नामक स्थान से हुई है। यह सिंधु नदी के तट पर है, इसलिए इसे सिंधु नदी सभ्यता या के नाम से भी या सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। यहीं पे कुछ इंपॉर्टेंट है कि सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता से किस प्रकार से भिन्न रहा है। तो सबसे खास बात है क्योंकि इनके पास नगरीय सुविधाएं थी, सिंधु घाटी के पास इनके पास चित्रलेखी लिपि भी रही है और इन्हें लोहा एवं रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव माना जाता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता
क्या एक पत्तन नगर है, उस पत्तन का क्या नाम था, लोथल था। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से कौन से एक साइट पत्तन था या बंदरगाह था, पत्तन को बंदरगाह भी बोलते हैं, तो वो लोथल रहा है। वहीं दधेरी एक पूर्ववर्ती हड़प्पाई पुरस्थल है, ये पंजाब में है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं बट आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं पे हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा पुरस्थल कौन सा रहा है, तो ये राखी गढ़ी है, और ये कहाँ पर था, हड़प्पा में है, मतलब हरियाणा में है। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हड़प्पा सभ्यता के स्थल जो संकेंद्रण रहा है उन किन दो नदियों के बीच रहा है, तो घग्गर और हकारा नदी के बीच वाले रीजन्स में हमें देखने को मिला है। हड़प्पा सभ्यता कच्ची ईंटों से किलाबंदी किस काल में प्रदर्शित होती है, तो यह पाक हड़प्पा काल में हुआ है। वहीं पे गोदावरी नदी के तट का जो क्षेत्र से प्रवरा नदी आज वाला मानते हैं, ये किस सिंधु सभ्यता का रहा है, तो वो दैमाबाद रीजन्स में माना जाता है। वहीं पे दैमाबाद किस नदी के किनारे है, तो प्रवरा नदी के किनारे है। बनवाली, ये सबसे एक इम्पॉर्टेंट है, बनवाली एवं कालीबंगा। बनवाली एवं कालीबंगा एक ऐसी है जो प्राक सिंधु सभ्यता एवं सिंधु सभ्यता के अवशेष यहाँ से हमें प्राप्त होते हैं। वहीं मेसोपोटामिया अभिलेख में मेलुहा शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो वो सिंधु क्षेत्र के लोगों के लिए मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया है। हड़प्पा स्थल में मांडा जो भारत की सीमा का सबसे उत्तरी छोर अंकित है, जैसे मैंने भी आपको ऊपर दिखाया था, ये किस नदी तट पर है, तो ये चेनाब नदी तट पर हमें देखने को मिल जाता है। 1 सेकेंड। ओके, सो मांडा किस नदी तट पर है, तो ये चेनाब नदी तट पर। मांडा है कहाँ पे, ये जम्मू कश्मीर है। एक सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, यहाँ पे जो प्रश्न साइड का बनता है कि हड़प्पा संस्कृति का वह पूरा स्थल जहाँ से दुर्ग नीचे वाले दोनों नगरों को अलग प्राचीर से घिरा था, वो है कालीबंगा। मतलब कालीबंगा एक ऐसा है जो दोनों प्राचीर से घिरा हुआ था। सिंधु सभ्यता के वासी निर्माण क्षेत्र क्या क्या ज्ञात था, तो इन्हें कूपों का निर्माण था, स्तंभों का निर्माण एवं नालियों के निर्माण से पता था इन्हें। कच्छ क्षेत्र में स्थित हड़प्पाई स्थल में दशेलपुर, सुरकोतड़ा एवं धौलावीरा है। जो इम्पोर्टेंट है वही मैं आपके लिए बता रहा हूँ। स्वतंत्रता के उपरांत किस राज्य में सिंधु सभ्यता सबसे अधिक खोजी गई है, यानी सबसे ज़्यादा साइट्स कहाँ पे हैं, तो वो गुजरात में है। अगर इसकी पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, कमेंट करिएगा अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, तो मैं ये पीडीएफ टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। बाकी फैक्ट्स आप पढ़ लीजिएगा, जो पेट के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है हम उसी पे बात करेंगे, ठीक है। वहीं पे अगर मैं सूर्तगोई और मांडिकाक की बात करूँ तो हिंदुकुश पर्वत के उत्तर में स्थित है, और ये कहाँ का साइट है, तो ये हड़प्पाईपुरा स्थल है। बलूचिस्तान में स्थित हड़प्पा साइट कौन सा है, तो डाबरकोट है, सुतका को है और सुतका गेंडोर। सबसे बड़ा जो विशाल अन्नागार माना गया है सिंधु सभ्यता का, वो क्या है, विशाला अन्नागार सबसे बड़ी इमारत के तौर पे या सबसे बड़ी बिल्डिंग के तौर पर हमें देखने को मिलती है। सिंधु सभ्यता में उत्तर प्रदेश में कौन कौन से हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर है जो सबसे ईस्ट वाला है, सोथी है, और हुलास। हुलास कहाँ पर है, ये सहारनपुर में है, ठीक है। हड़प्पा स्थल में ईंटों की साइज़ क्या रही है, तो 1:2:4 के अनुपात में रहा, ये इंपॉर्टेंट है। किस प्रकार का हड़प्पाई स्थल से दुर्गीकरण का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो कोडदीजी से हुआ है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उत्तर शहर से दक्षिण की ओर जो भौगोलिक अनुक्रम अगर आप लगाएंगे उत्तर से दक्षिण की ओर, तो सबसे पहले हड़प्पा है, कालीबंगा है, मोहनजोदारो और लोथल सबसे लास्ट में हमें देखने को मिला है। ये एक इम्पॉर्टेंट है कि झूकर संस्कृति का संबंध सिंधु सभ्यता के किस स्थल से है, तो ये चुनहुदड़ों से है। झूकर संस्कृति का संबंध पूर्ववर्ती हड़प्पा संस्कृति से रहा है, और भारतीय उपमहाद्वीप के किस भाग में हड़प्पा संस्कृति का उदय हुआ, तो उत्तर पश्चिमी भाग में हुआ है। क्लियर। एक चीज़ अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो जिन क्षेत्रों में जल पर्याप्त मात्रा पे रहे हैं उन क्षेत्रों में अधिवास ज़्यादा सघन रूप से देखा गया है। यही रीज़न है कि सिंधु घाटी सभ्यता हो या
मिस्र की जो हमारी मेसोपोटामिया की सभ्यता है, ये सारी सभ्यताएं कहाँ पे हुई हैं? नदी घाटी में ही डेवलप हुई हैं, क्योंकि व्यक्ति के जीवन के लिए जो आधारभूत तत्व है, उन आधारभूत तत्वों में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? वो है जल। तो जहाँ पर जल की उपलब्धता ज़्यादा होगी, वहाँ का भूगोल भी बेहतर होगा, हमारे रहने के लिए अनुकूल होगा, पर्याप्त साधन होंगे, वहाँ पे सिंचाई के साधन होंगे, पेय योग्य जल का उपयोग होगा, जिससे कि कृषि एवं पशुपालन को भी बेहतर तरीके से लागू किया जा सकता है, अपनाया जा सकता है। यही रीज़न रहा है कि जितनी भी मानव सभ्यताओं का विकास हुआ है, वो किसी न किसी नदी घाटी के आसपास में हुआ है। वहीं विशेष तथ्य के तौर पर आप देखेंगे, ये मैं हैशटैग कर दे रहा हूँ कि नगर की विशेषता क्या थी, तो नगर नियोजन ग्रिड विन्यास पर आधारित है। ग्रिड विन्यास का मतलब ऐसे होता है, इस तरीके से, जहाँ पर सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री पे क्रॉस करती हैं। हड़प्पा, बनावली, चुनहुदड़ो नगर योजना ग्रिड विन्यास हमें दिखाई पड़ती है, इस प्रकार से हमें देखने को मिलता है। ठीक है। सिंधु सभ्यता का सर्वे सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर का उत्खनन कार्य किसने किया है? तो यज्ञदत्त शर्मा ने किया है। हड़प्पा संस्कृति का पूर्वी क्षेत्र, तो उत्तर प्रदेश का मेरठ वाला कौन सा? आलमगीरपुर। आलमगीरपुर किस नदी तट पर है? तो ये हिंडन नदी के बाएं तट पर है। वहीं पे कच्ची ईंटों के साथ प्रयोग किया गया है चिनाई के लिए, वो स्थान कौन सा है? तो धौलावीरा है। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मध्य नगर का प्रमाण मिला है? तो ये भी हमें मिला है धौलावीरा से। ठीक। गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ पे है, जिसे डाकयार्ड बोलते हैं? तो ये भी हमें मिला है लोथल से। ठीक है। जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, बस हम उसे ध्यान देंगे। वह हड़प्पा का कौन सा स्थल है जो दुर्गीकृत नहीं था? तो है चुनहुदड़ो। ये दुर्गीकृत नहीं है, बाकी सारे के सारे दुर्गीकृत रहे हैं। अब अगर हम थोड़ा सा हड़प्पा के मूर्तियों या वहाँ के मृद मूर्तियाँ, मोहर और लिपि की बात करें, तो यहाँ की जो मुद्राएं रही वो किससे निर्मित हैं? सेल खड़ी से निर्मित हैं। और यहाँ के सिक्कों पे, यहाँ के जो मुद्राएं हैं, मोहरें हैं, उस पर गाय और घोड़े का अंकन नहीं है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पाई के जो मतलब एक तरीके से मोहरें मिली हैं, उन मोहरों में नहीं है? तो वो कौन सा है? गाय और घोड़ा है। निम्नलिखित में से कौन सा टेराकोटा की कलाकृतियों में पशुओं का अंकन आपको मिलता है? ध्यान से देखिएगा। एक श्रृंगी जिसे आप यूनिकॉर्न बोलते हैं, हाथी का मिला है, गैंडा मिला है, हिरन है, बाघ है, भेड़ है, और गाय और घोड़ा नहीं है। ये हमें आगे देखने को मिलेगा। यहाँ के बर्तन हमें किस रंग के मिले हैं देखने के लिए? तो वो लाल रंग के बर्तन रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में लोगों का मूल स्रोत क्या है? मोहर। इन्हें किस धातु की जानकारी थी? तो ये लोग तांबे से मतलब अवगत थे। वहीं पे यहाँ पे जो एक प्रकार का हमें अभिलेख मिला है, शाइन बोर्ड, ये कहाँ से मिला है? तो ये धौलावीरा से मिला है। आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता में माप तौल की इकाई क्या थी? तो ये बाइनरी में या स्क्वायर के फॉर्म में है, चाहे वो 1, 2, 8 के अनुपात में हो, यानी 16, 32, 64, यानी 1 दूनी 2, 2 का स्क्वायर करके फिर आप देखेंगे तो 8 और 8 दूनी 16, दूना 32, दूना 64, इसके फॉर्म में हमें देखने को मिलेगा बाइनरी फॉर्म में। वहीं दशमलव में हमें 64, 16, 64, 160, 320 और 400, 640 के अनुपात में देखने को मिला है। मोहरों का निर्माण का प्रमुख केंद्र क्या रहा है? तो चुनहुदड़ो। यहाँ पे सबसे ज़्यादा मोहरें हमको मिली हैं। पशुओं में व्याघ्र का अगर आप देखेंगे कि यहाँ की पशुओं में मोहरों का किन किन पशुओं का मोहरों पे अंकन है, तो बाघ का है, गैंडे का है, भैंस का और हाथी का। याद रखिएगा, घोड़ा और गाय नहीं है, घोड़ा और गाय हमें आगे मिलेगा। मिट्टी के बर्तनों को अच्छी तरीके से पकाने के लिए चित्रात्मक बर्तन हमें देखने को मिले हैं। और वहीं पे जो चित्रित धूसर पात्र परंपरा के अवशेष हमें कहाँ से मिले हैं? वो भगवानपुरा से मिला है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सिंधु सभ्यता की लिपि हमें कहाँ से मिलती है? तो इनकी जानकारी हमें इनके मोहरों से मिली है। वहीं पे सिंधु सभ्यता के मिट्टी के प्राचीन कालीन 274 मोहरें उत्खनन से प्राप्त हुई हैं। और एक किस स्थान से हुई है? गनेरी वाल से हुआ है। सिंधु सभ्यता से ताम्र रथ का जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है, ये दैमाबाद से है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। हड़प्पा संस्कृति के किस मोहरें सबसे सर्वाधिक प्रचलित थी? तो चौकोर आकार की मोहरें इस प्रकार की सबसे ज़्यादा प्रचलित है, जिसे वर्गाकार कहा गया है। सिंधु सभ्यता में पक्की ईंटों का पैमाना हमें कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा सभ्यता से पक्की ईंटों की मूर्तियों का निर्माण किसके द्वारा? तो चिकोटी पद्धति के रेशियो अनुपात में या चिकोटी पद्धति से किया जाता था। क्लियर। वहीं पे सिंधु सभ्यता से प्राप्त मुद्राओं में सर्वाधिक एक श्रृंगी या एक सींग वाले, जिसे आज हम गैंडा बोलते हैं, यूनिकॉर्न, वो हमें देखने को मिला है। सिंधु लिपि का प्राचीनतम नमूना 1853 में
ये किसने ढूंढा था? आप कमेंट करिएगा कि किसने ढूंढा था या सबसे पहले किसने पढ़ा था। इनकी लिपि कैसी रही है? तो चित्रात्मक या जब पिक्टोग्राफी रही है। इनकी लिपि कुल 250 से लेकर 400 तक इनकी लिपियों के समूह हमें मिले हैं। अतिरिक्त हड़प्पा लिपि का जो नमूना प्राप्त हुआ है वो किस भाषा में है, या इसके हड़प्पा लिपि मृदभांडों पे ज़्यादातर मिले हैं। और सिंधु लिपि को बाएं से दाईं ओर पढ़ने तथा उसे तमिल भाषा में परिवर्तित करने वाले विद्वान कौन थे? तो रेवरेंड हैरस थे। ये कुछ इम्पॉर्टेंट है। इनके मृद मूर्तियों में आपको क्या क्या मिला है? तो खिलौने मिले हैं, पूजा युक्त पशुपति मिला है, वहीं पे मानव की आकृतियाँ मिली हैं। धार्मिक जीवन में तो ये पूर्व आर्य रहे हैं, सिंधु सभ्यता से पूर्व आर्यों का पूजा पद्धति माना गया है। यहाँ के लोग किस में विश्वास करते थे? तो मातृ देवी में विश्वास करते थे। लोग किसकी पूजा करते थे? तो वो पशुपति की पूजा करते थे। आगे बढ़ते हैं। वहीं पे सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए कुबड़ वाला बैल सबसे पवित्र पशु माना गया है। वही कुबड़ वाला बैल थोड़ा सा याद रखिएगा। यहाँ पे स्वास्तिक का प्रतीक जो प्राचीनतम साक्ष्य वो कहाँ से मिला है? हड़प्पा। स्वास्तिक ये वाला जो हम लोग ऐसे बनाते हैं, ये वाला चिन्ह, यही हमारा स्वास्तिक। और ये कहाँ पे है? हड़प्पा सभ्यता से उत्खनन के दौरान हम मानते हैं कि ये हमें मिला है। सिंधु सभ्यता के समाज में किस पशु को शक्ति का प्रतीक माना गया था? तो वृषभ यानी बैल को माना गया है। देखिए, हड़प्पा सभ्यता में बैल को और वैदिक सभ्यता में गाय को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है। सिंधु सभ्यता के किस स्थान से प्रसिद्ध पुरोहित की आकृति मिली है? तो ये मोहनजोदारो से मिली है। जो आदि योगी वाली प्रतिमा है ये कहाँ से मिली है? तो ये भी मोहनजोदाड़ो पे मिली है। हड़प्पाई संस्कृति पूजा में आदि रूप शिव, मातृ देवी और पीपल, इन तीनों को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया था। चौकोर गोल के जो अग्निकुंड मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं? तो ये हमें लोथल और कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। चावल का साक्ष्य हमें लोथल से माना गया है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जो कृषि का साक्ष्य माना गया, सबसे पहले कृषि का उपयोग किया गया या एविडेंस हमको मिला है, वो कहाँ से है? तो रिसेंटली जो हम मानते हैं कि कृषि वाला है वो लहुरा देवा माना गया। और लहुरा देवा कहाँ? ये यूपी का संत कबीर नगर का जिला है लहुरा देवा, उसको माना गया है। तो ये याद रखिएगा, लहुरा देवा। किस प्राचीन सभ्यता में सिंधु घाटी सभ्यता को इराक से संबंधित स्थापित किया गया? तो इराकी मेसोपोटामिया संबंध है। कहने का सेंस ये है कि जब भारत में सिंधु घाटी सभ्यता अपने विकास कर रही थी तो उसी की समकालीन एक सभ्यता और विकसित हो रही थी, वो इराकी मेसोपोटामिया की सभ्यता रही है। वैदिक सभ्यता किस वस्त्र का उपयोग करते थे? तो सूती वस्त्र का उपयोग करते थे। सिंधु सभ्यता का जो केंद्र रहा है मेसोपोटामिया से व्यापार का, वो क्या रहा है? दिलमुन और मेलुहा रहा है। ठीक, या जो जैसा आप बहरीन के नाम से जानते हैं, मतलब दिलमुन और मेलुहा ये दो ऐसे प्लेस रहे हैं जहाँ पे हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मेसोपोटामिया की सभ्यता के लोगों के साथ अपना व्यापार करते थे। क्लियर? भारत में रेशम के उपयोग का प्राचीनतम साक्ष्य जो रहा है वो नेवासा रहा है। समाज में मातृ देवी की अवधारणा कृषि समाज के रूप में रही है। हड़प्पा सभ्यता के लोग प्रमुख आयात करने वाली वस्तुओं में धातु और कीमती नग था, मतलब इम्पॉर्टेंट तौर पे जो पत्थर रहे हैं उनका किया गया है। वहीं पे हड़प्पाई स्थल जो व्यापारिक बंदरगाह के रूप में भी जाना जाता है वो है सोतगई, और ये कहाँ पर है? अफगानिस्तान में है। मतलब ये एक तरीके से इंटरनेशनल पोर्ट के रूप में रहा है। मनका व मोहर निर्माण के लिए प्रसिद्ध सिंधु सभ्यता चुनहुदड़ो रहा है। गुजरात तट पे जो बंदरगाह रहे हैं वो कौन से? लोथल और मुंद्रा। ये लोथल और मुंद्रा याद रखिएगा, हमेशा ये बंदरगाह रहा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्हें किन फलों का ज्ञान था? तो तजबूर, खजूर, नींबू और अनार, इन फलों से ये अवगत थे। इनका जो नगरीय रहा है समकालीन इनका जीवन, वो नगरीय जीवन रहा है। वहीं पे इनकी पहचान हड़प्पा संस्कृति के रूप में कहाँ से हुई है? तो काली लकड़ी, हाथी दांत और सोना, मतलब इन वस्तुओं की पहचान या उत्खनन से हमें पता चला कि इनका जो व्यापार होता रहा है वो हड़प्पा कालीन लोगों से होता रहा है। हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से फारस की खाड़ी की मुद्रा का उत्खनन प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है लोथल से। आगे बढ़ते हैं। यूनानी को कपास का ज्ञान भारतीयों से हुआ है, वो इसे किस नाम से पुकारते थे? तो सिंडन के नाम से पुकारते थे। सिंधु सभ्यता के लोगों को किन धातुओं का ज्ञान था? तो टीन का था, तांबा का था, सोना और चांदी का रहा है। माप की इकाई क्या रही? तो माप की इकाई रत्तिका रही है। साथ ही में सिंधु घाटी सभ्यता के व्यापारिक संबंध किससे थे? तो ये इनके इराक से थे।
अफ़गानिस्तान से थे और राजस्थान से इनका व्यापार होता था। वहीं पे आप थोड़ा सा ये विशेष है इम्पॉर्टेंट, तो ये आप खुद पढ़ लीजिएगा। हड़प्पा सभ्यता की मानव जाति के लिए 2 अस्थायी उपहार प्रदान किए गए, वो क्या थे? तो ये एक था तो गेहूँ और दूसरा है कपास की खेती, जो आज तक हमें देखने को मिलता है। हड़प्पाई सभ्यताओं के लोगों की जानकारी थी किससे? ढेकली, कुआं और कुएं की पल्ली से था। ढेकली किसी को पता है तो कमेंट करिएगा, हाँ सर हमको ढेकली पता है, नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ढेकली आपको बता दूंगा। समाधान के बारे में अगर हम थोड़ी सी देखें तो यहाँ जो अंत्येष्टि थी वो मृतक पात्र को एक शरीर में के साथ उनका विस्तारित समाधान किया जाता था। समाधान 3 तरीकों से भी होता था: पूर्ण समाधान, आंशिक समाधान और दाह संस्कार। ये तीनों पद्धतियों से मतलब समाधान किया जाता था। जमीन में मुर्दों को गाड़ा जाता था जिनका सिर हमेशा उत्तर दिशा की ओर होता था। मुर्दों को दफनाने समय खास कर चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता था। कहने का सेंस है कि उनके साथ दैनिक जीवन की जो वस्तुएं हैं उनका प्रयोग किया जाता था। द्विशव संस्कार या डबल वेरियल के प्रमाण हमें कहाँ से मिले हैं? लोथल से हमें 3 युगल समाधिकरण मिला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कालीबंगा से एकल युगल हमें समाधिकरण मिला है। राखी गढ़ी से भी हमें युगल समाधिकरण देखने को मिला है। तो एक राखी गढ़ी याद रखिए, कालीबंगा याद रखिए और लोथल याद रखिएगा। हड़प्पा किस स्थल से मानव समाधान के साक्ष्य मिले हैं? तो सनौली से मिला है। एच समाधान के लिए एच संस्कृति का निर्माण ये पूर्ववर्ती हड़प्पाई संस्कृति के तौर पर माना गया है। ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, ये आप देख लीजिएगा, बट पेट के लिहाज से बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है। सिंधु सभ्यता से महत्वपूर्ण जो हमें साक्ष्य मिले हमारे इम्पॉर्टेंट के हमारे पेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। हड़प्पा सभ्यता से या हड़प्पा स्थल से कुछ कितने धान्य के कोष्ठ मिले? तो 6 पंक्तियों के वो प्राप्त हुए हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता का प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति से मिला है। वहीं पे किन राज्यों में हड़प्पा के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो पंजाब, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश है। हड़प्पा स्थल से प्राप्त अन्नागार किस दिशा में अवस्थित थे? तो ये पश्चिमी द्वार के पास में रहा है। कब्रिस्तान एच ये कहाँ से मिला है? हड़प्पा से मिला है। तांबे की एक मानव आकृति के साक्ष्य हड़प्पा से मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता के युद्ध के शस्त्र धनुष एवं तीर हमें प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का जो वृषभ वाली मुद्रा है ये हमें मोहनजोदारो से मिली है। विशाल स्नानागार हमें मोहनजोदारो से मिला है। पुजारी का जो प्रस्तर मूर्ति है ये हमें कहाँ से मिला है? ये हमें मोहनजोदारो से मिला है। कांसे की नृत्यकी मोहनजोदारो से मिली है। अस्थि पंजर के निकट एक बकरे के अस्थि पंजर, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये भी हमें कहाँ से मिला है? मोहनजोदारो से मिला है। एक मुद्रे पर एक व्यक्ति के बाघ से लड़ता हुआ अंकन मोहनजोदारो से देखा गया है। सिंधु सभ्यता से किस स्थल से मृड पट्टिका के उत्कर्ण पर सींग युक्त देवी की कृति है देवता का? वो कालीबंगा से है। जुते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा से हैं। हड़प्पा पूर्व अवस्था कालीबंगा और बनवाली से है। अग्निवेदियों एवं अग्नि पूजा के साक्ष्य कालीबंगा और लोथल से। मैं इसलिए तेज़ी में चल रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा कवर करना है। अगर आप ध्यान से देखेंगे इस जगह पे तो हम किस पेज पे हैं? पेज नंबर 4 और ओवर और इस PDF में कितने पेज हैं? 50 पेज हैं और अभी हम पेज नंबर 4 पे हैं, तो सोचिए वीडियो कितनी लंबी होगी। सिंधु सभ्यता से किस स्थल पे भूकंप का आरंभिक साक्ष्य मिला है? ये भी कालीबंगा से मिला है। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से नाली के निर्माण के लिए लकड़ी का प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगा से है। रक्षा प्राचीर के निचले नगर से भी घिरे होने का स्पष्ट साक्ष्य हमें कालीबंगा से मिला है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 7 अग्निकुंड के प्रमुख साक्ष्य कालीबंगा से हैं। आपको अगर थोड़ा सा छोटा दिख रहा हो तो मैं इसे जूम कर देता हूँ, अब आपको शायद थोड़ा सा बेहतर दिखाई पड़ेगा। चलिए इतने पे हम अपना काम चला लेते हैं। क्लियर है? या फिर अगर इतने पे नहीं तो हम लोग इतने पे कर जिस पे थे हम उसी पे अपना काम चलाते हुए चलेंगे। ठीक है, या जूम कर लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। क्लियर? इतने पे हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड। ओके, ठीक, इतने से हमारा काम चल जाएगा। हम देख लेंगे, PDF भी मैं आपको दे दूंगा। ठीक, कालीबंगा से प्राप्त चबूतरे निर्मित थे मिट्टी के।
हाथी दांत का पैमाना कहाँ से मिला है, तो ये हमको मिला है लोथल से। इसी के साथ में सिंधु सभ्यता की संरचना में पक्की ईंटों का निर्माण, लोथल क्या गोदीवाड़ा में पक्की ईंटों का निर्माण किया गया है। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से ओवरऑल भांडे का एक प्रकार का पंचतंत्र की सुविदित लोक कथा तथा चालाक लोमड़ी की याद दिलाता है, वो है लोथल से। हड़प्पा सभ्यता में एक नौका घाट कहाँ मिला है, लोथल, क्योंकि ये एक तरीके का गोदीवाड़ा रहा है। एक उन्नत जल प्रबंधन की व्यवस्था हमें धौलावीरा से मिला है। शैलकृत स्थापत्य धौलावीरा से मिला है। एक सिंधु सभ्यता का एक ऐसा भाग जो 3 भागों में विभाजित था, वो है धौलावीरा। सिंधु सभ्यता की पहली खगोलीय वेधशाला धौलावीरा कहाँ पर है, गुजरात में है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हड़प्पा सभ्यता के किन पुरा स्थल में जल संसाधनों के क्षेत्र में तकनीकी कौशल के साक्ष्य मिले हैं, धौलावीरा, मोहनजोदारो। सिंधु सभ्यता में कौन सी एक महत्वपूर्ण चीज़ पाई गई है, तो अन्नागार, 2 मंजिला भवन एवं स्नानागार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चांदी का मुकुट कुनाल हरियाणा से मिला है। ऊंट की जो हड्डी का निर्माण, अस्थि का जो अवशेष मिले हैं मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा और सुरकोदड़ा से मिला है। मनोरंजन के साधन के तौर पे पांसे का खेल, नृत्य, शिकार, पशुओं की लड़ाई रहा है। हल कहाँ से मिला है, तो बनवावली से मिला है, जुताई के साक्ष्य भी, और ये किसका था, टेराकोटा का। वहीं पे दुर्गीकरण के साक्ष्य हमें कोट डीजी से मिला है। घोड़े की अस्थियां हमें सुतका गंडोर से मिला है, और मुंडी गाक हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य हमें अफगानिस्तान से मिला है। ये कुछ वस्तुएं हैं जिनका आयात निर्यात भारत करता था, उनके बारे में यहाँ पे पूरा चार्ट बना हुआ है, आप देख लीजिएगा कि तांबा खेतड़ी से आता था, फिरोजा की जो इम्पोर्टेंट है वो इराक ईरान से आता था या अफ़गानिस्तान में है, टीन अफ़गानिस्तान ईरान से है। चांदी राजस्थानी के जावर अजमेर के खानों से प्राप्त होता था। विद्वानों ने क्या क्या कहा है, तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें, ये उनकी प्रमुख रचनाएं, किसने क्या सिंधु सभ्यता के लोगों को क्या है, क्या उनका आइडियोलॉजी था। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कहाँ से कुछ चीज़ें हमें मिली हैं, उनका एक समराइज फॉर्म है। जैसे कि अभी तक जो मैंने आपको बताया, जैसे मतलब जो शवाधान आर पैटर्न 37 मिला है, जो धूसर पाषाण पुरुषीय हड़प्पा के मिले हैं। गोदीवाड़ा हाथी दांत का स्केल, फारस की खाड़ी की मुद्रा लोथल से है। जुते हुए खेत कालीबंगा, कांसे के नृत्य की मोहनजोदाड़ो, नगर दुर्ग सुतका गेंडोर, आरा का पहिया हड़प्पा से है। घोड़े का जीवाश्म पिराक से है। पक्की ईंट का हल बनावली से है। ओवरऑल घोड़े की हड्डियाँ सुतका गेंडोर से। जितनी भी चीज़ें जहाँ से मिली है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता दे रहा हूँ, जैसे हड़प्पा कहाँ पर है, रावी नदी के तट पे पंजाब में है, दयाराम साहनी ने 1921 में किया है। मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के तट पर है, सिंध प्रांत में है, राखलदास बनर्जी ने किया था। चुनहुदड़ो सिंधु नदी पर है, ये 1931 में, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कोटजीदी सिंधु नदी पर है। उसके बाद में अब सुतका गेंडोर, ये दाशक नदी पर बलूचिस्तान में। वहीं पे एक और क्या है, सोरथगई, ये अफ़गानिस्तान में है। इसी के साथ में कुछ और मैं आपको बता दूं जो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, जैसे चेनाब मांडा जम्मू कश्मीर चेनाब नदी पर है। रोपड़ सतलज नदी पंजाब में है। उसके बाद में राखीगढ़ी हरियाणा दिशवती नदी पर है। कुणाल सरस्वती नदी आपको देखने को मिलेगा, यह हरियाणा वाले रीजन्स में मिलेगा, ठीक। और इसके साथ में बनावली, ये सरस्वती नदी हरियाणा में है। भगवानपुरा सरस्वती नदी हरियाणा में है। इसी के साथ में कालीबंगा घग्घर नदी पर। आलमगीरपुर हिंडन नदी मेरठ में है। जो मैं टिक कर दे रहा हूँ ये आप थोड़ा सा देख के चलिएगा। इसी के साथ में मांडी रंगपुर, ये गुजरात में है। और लोथल, ये भोगवा नदी पर है, गुजरात में है। धौलावीरा सुतका गेंडोर। और इसी के साथ में और क्या क्या है जो मैं आपको बता दूं, जब मैं PDF दूंगा तो आप देख लीजिएगा। दैमाबाद प्रवरा नदी महाराष्ट्र में, इतनी चीज़ों का आप देख लीजिएगा। अब सिंधु नदी के तट पे जो प्रमुख स्थल हैं वो कौन कौन है, ये आप देख लीजिए। मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी, हड़प्पा रावी नदी, कालीबंगा घग्घर नदी, रोपड़ सतलज नदी, आलमगीरपुर हिंडन नदी, मांडा चेनाब नदी, दैमाबाद प्रवरा नदी, बनावली घग्घर नदी, लोथल भोगवा, भगवानपुरा सरस्वती नदी और सुतका गेंडोर दाशक नदी। अब ये विभिन्न प्रकार के विविध हैं जो अभी तक प्रश्न पूछे गए हैं आपसे, ये उन सारी चीज़ों को यहाँ पे मेंशन किया गया है। जैसे सर्वप्रथम किस विद्वान द्वारा प्रतिपादित किया गया कि हड़प्पा संस्कृति का विकास सिंधु क्षेत्र में हुआ है, स्वतः हुआ है, तो ये माधव स्व रूपवत्स ने किया है। सो ये जितनी चीज़ें अभी मैंने आपको बताया है ये ओवरऑल उससे संबंधित है। तो सिंधु घाटी सभ्यता हम लोग देख चुके हैं और अब हम लोग
रुख करने वाले हैं वैदिक सभ्यता की ओर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, बट हाँ यकीन मानिए कि इस वीडियो को आप रिवीजन के तौर पे रख सकते हैं। जब आप सब कुछ पढ़ चुके हो तब आप कोशिश करिएगा कि इस वीडियो को आप देखें। देखने का सेंस है बस ईयरफोन लगा के प्ले करके रख दीजिएगा और आराम से सुनते रहिएगा, जिससे कि जो आपने पढ़ लिखा है वो ईजिली आप इसे रिवीजन कर ले जाएंगे फास्ट ट्रैक तरीके से। अब हम लोग आते हैं वैदिक सभ्यता पर। देखिए, वैदिक सभ्यता के पश्चात जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ था सिंधु सभ्यता के बाद में, वो वैदिक सभ्यता थी या इसे आर्य सभ्यता कहा गया। देखिए, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता कहा गया है, नगरीय सभ्यता कहा गया, उसी प्रकार से वैदिक सभ्यता को एक प्रकार से ग्रामीण सभ्यता या आर्य सभ्यता के नाम से जाना जाता है। वैदिक सभ्यता के जनक किसको माना जाता है? तो आर्यों को माना जाता है। चूँकि वैद यहाँ पे आर्यों ने वेदों से हमें इनकी जानकारी मिली, इसलिए हम इसे वैदिक काल कहते हैं। वेद का अर्थ है वो है ज्ञान। वेदों को क्या कहा गया? अपौरुषीय कहा गया, श्रुति कहा गया, ध्वनि उच्चारित कहा गया है। अपौरुषीय का मतलब है कि किसी ईश्वर के लोगों के द्वारा बनाया गया है। श्रुति का मतलब है कि सुना गया है, लेखन कार्य नहीं हुआ, सुन सुन के लोगों को सुनाया गया, जिससे कि वो हमारी परंपरा में आगे बढ़ा। ध्वनि उच्चारित का वही मतलब है कि उच्चारण करने से, पाठ करने से उसे कंठस्थ किया जाता था और एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफ़र किया जाता था। जैसे आज हम लेखन पद्धति के माध्यम से अपनी संस्कृति को या अपने धर्म के ग्रंथों को महिमा मंडन करते हैं, कुछ ऐसी परंपरा उस समय नहीं थी, लेखन कार्य आगे से प्रारंभ हुआ है। क्लियर? आर्य शब्द का अर्थ क्या है? श्रेष्ठ या कुलीन है, ये हमें पता है। ठीक। क्लासिक संस्कृति में आर्य का व्यक्ति मतलब है एक उत्तम व्यक्ति, या उत्तम व्यक्ति के लिए आर्य शब्द का उपयोग किया गया है। भारत के आगमन के पश्चात आर्यों ने सर्वप्रथम कहाँ पे सप्त संध्या प्रदेश कहा है या उन सप्त संध्या प्रदेश में रहे हैं। सप्त संध्या का मतलब है कि 7 नदियों वाला क्षेत्र। वो 7 नदियाँ कौन सी थी? सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम, सिंधु, ये 6 नदियाँ हो गई और एक नदी है आपकी सरस्वती नदी। इन 7 नदियों को मिलाकर जो प्रदेश बनता है उन्हें सप्त संध्या प्रदेश कहा जाता है। देखिए, मेरी आवाज़ थोड़ी स्लो होगी क्योंकि बहुत लंबा बोलना रहता है। प्लीज़ आप अपने ईयरफोन को अपने कान में लगा के रखिए, वॉल्यूम को बढ़ा के रखिएगा। यकीन मानिए मेरी आवाज़ आप तक स्मूथली सुनाई पड़ेगी। क्लियर है? ऐसा नहीं होगा कि आप ना सुन पाए। ऋग्वैदिक में रचना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो आर्यों को दिया जाता है। आर्यों की भाषा क्या रही है? तो इनकी भाषा संस्कृत रही है। इनका जो काल वैदिक में काल विभाजन ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में माना जाता है। ऋग्वैदिक काल में माना जाता है कि जो ऋग्वेद लिखे गए हैं उससे संबंधित जो क्रियाकलाप रहा है वो ऋग्वेद रहा है, और उत्तर वैदिक में हमें अन्य 3 वेदों की जानकारी मिलती है। क्लियर? तो कुछ विद्वानों ने बताया है कि भैया जो आर्य आए वो कहाँ कहाँ से आए। तो मैक्स मूलर ने कहा है कि मध्य एशिया, स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा भैया ये तिब्बत से आए हैं, हंगरी के गाइल्स ने बोला है, उत्तरी ध्रुव से बाल गंगाधर तिलक ने बोला है, पंडित जगन्नाथ झा ने ब्रह्मर्षि देश बोला, वहीं पे डॉक्टर अविनाश चंद्र ने सप्त संध्या प्रदेश कहा। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। वेदों को ऋग्वेद मूलतः स्त्रोतों का संकलन हुआ है। ऋग्वेद में एक ओवरऑल 10 मंडल हैं, 1028 इसमें सूक्तियाँ हैं, 1017 सूक्त शाकल और 11 सूक्त बाल खिल में हैं। वहीं पर ऋग्वेद में सबसे प्राचीन मंडल कौन सा? तो दूसरा और 7वां मंडल सबसे प्राचीन मंडल है। ऋग्वेद में वंशों के तौर पर वंश मंडल तो द्वितीय और 7वां मंडल तक माना जाता है। सबसे नवीन मंडल पहला और 10वें मंडल को सबसे नवीन माना गया है। कुल कितनी रचनाएं हैं? तो 10,552 ऋचाएँ आपको मिलेंगी। मूल लिपि ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो ऋग्वेद है वो किस लिपि में लिखा गया। मैक्सिमम लोग संस्कृत मारेंगे, लेकिन याद रखिएगा कि ये ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। पंचजन में कौन है? तो यदु हैं, द्रुह्यु हैं, पुरु हैं, अनु है और तुर्वश हैं। ये याद रखिएगा कि पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन से पंचजन नहीं हैं। इन्हीं पंचजनों को मिला के ऋग्वेद के आर्य माने गए थे। ऋग्वेद में अधिवास का क्षेत्र तो सरस्वती घाटी वाला क्षेत्र रहा, जिसे सप्त संध्या प्रदेश के नाम से जानते हैं। किस देवता को प्रारंभ किया गया है? तो ये अग्नि देवता सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहे हैं।
इनमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ऋग्वेद का जो मंडल है उसके रचयिता कौन से हैं। देखिए, पहली बात तो याद रखिएगा, तीसरा मंडल विश्वामित्र के द्वारा, दूसरा और सातवां सबसे प्राचीन है, तो ये याद रखिएगा कि ये ऋषि वशिष्ठ और दूसरा वाला गृध समद के द्वारा लिखा गया है। पहला और 10वां सबसे नवीन है, तो ये याद रखिएगा। वहीं पे चौथा मंडल वामदेव, पांचवा अग्नि, छठा भारद्वाज, छठवां कर्ण व अंगरस, सातवां मंडल सोमदेव व अन्य ऋषियों के द्वारा लिखा गया, जिसमें से आप 9वां याद रखिए, 8वां याद रखिए, 7वां याद रखिए। मैं थोड़ा पेन चेंज कर दे रहा हूँ, 1 सेकेंड। ठीक, दूसरा आप याद रखिए, तीसरा, चौथा, छठा, 7वां और 8वां और 9वां, ये तो आपको याद रखना ही रखना है, क्योंकि ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इनकी अगर मैं प्रशासनिक इकाइयों की बात करूं, तो यहाँ की जो सबसे इम्पॉर्टेंट रहा है परिवार का कुल के रूप में, जिसे मुखिया या गृहपति कहा गया है। ग्राम का जो मुखिया रहा उसे ग्रामणी कहा गया है। विश्व का मुखिया को विश्वपति कहा गया है। जन के मुखिया को जनपति और राष्ट्र के मुखिया को राजा कहा गया है। तो राजा के बाद जनपति, विश्वपति, ग्रामीण और गृहपति। अगर प्रशासनिक इकाइयों में कालक्रम देखेंगे तो सबसे पहले राजा, फिर पुरोहित, विश्वपति, ग्रामणी और कुलप। तो ये चीज़ भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। वहीं पे अगर मैं ऋग्वैदिक कालीन कबीलों की बात करूं, तो इन कबीलों को गोपा या गोपा जनस्य कहा गया है, राजा कहा जाता था। वहीं पे राजा का निर्वाचन के लिए जो सूक्त वेदों में पाए गए हैं वो ऋग्वेद में है। ऋग्वेद में राजा का जो पदाधिकारी की प्रमुखता कौन हुआ है? पुरोहित। पुरोहित के माध्यम से ही राजा अपनी शक्तियों का प्रयोग करता था। पूर्व वैदिक काल में राजा पर नियंत्रण लगाने के लिए सभा और समिति होती थी। माना जाता है कि 4 प्रकार की ओवरऑल समितियों में, जैसे सभा, समिति, विदत और गण, ये 4 प्रकार की निकाय माने जाते हैं। और जो सभा और समिति थी ये राजा पर नियंत्रण रखती थी और राजा के चुनाव में बढ़ चढ़कर भाग भी लेती थी। वहीं जो गण होते थे, किससे बने होते? जो सैनिक, प्रशासनिक वाली सैनिक या सैन्य व्यवस्था को मेंटेन करने का काम गण करता था। सभा और समिति में महिलाएं भाग ले सकती थी, सभा समिति में महिलाएं भाग ले सकती थी, लेकिन विदत और गण में महिलाएं भाग नहीं ले सकती थी। ऋग्वैदिक कालीन में आर्यों की ग्राम में सामान्यतः क्या इंगित करती? स्वजनों के एक समूह को करती है। इनमें जो संस्थाएं रही हैं, जो भी मैंने आपको बताया, सभा, समिति, गण और विदत, ये यहाँ की संस्थाएं रही हैं। सबसे प्राचीन संस्था कौन सी रही है? तो विदत सबसे प्राचीन संस्था है। युद्ध के लिए प्रयोग किए जाने वाला शब्द क्या है? वो है गवस्टी, यानी गाय को चूँकि इम्पॉर्टेंट धन माना गया है, गाय को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दिया गया था, इसीलिए युद्ध शब्द के लिए गवस्टी शब्द का प्रयोग किया गया है। ऋग्वैदिक काल में सभा एवं समिति का संदर्भ क्या है? सभा जो थी ये विशिष्ट वर्ग का प्रतिनिधित्व करती थी, वहीं समिति सामान्य वर्ग का प्रतिनिधित्व करती थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ऋग्वेद में वशिष्ठ को किसके पुरोहित के तौर पर प्रस्तुत किया गया है? तो भारतों के पुरोहित के तौर पर प्रस्तुत किया गया है। वहीं यदुजन का युग्म किसके साथ में हुआ है? तो तुरोस के साथ में हुआ है। वज्रपति मतलब चारा गांव पे नियंत्रण रखने वाला अधिकारी। ऋग्वेद राजा का कोई प्रशासनिक तंत्र नहीं था, क्योंकि ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था के लिए उपयुक्त नहीं मानी गई थी। इंद्रा महाभिषेक का वर्णन ऋग्वेद में मिला है। राजा सुदास, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। 10 राजाओं का जो युद्ध किस नदी पर हुआ है? तो पुष्पणी या रावी नदी के तट पर हुआ है। ऋग्वैदिक काल में राजा का कोई सेना का स्वरूप था वो नियमित नहीं था, अस्थाई सेना नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर जो भूमि है, भूमि का जो स्वामी माना गया है वो राजा नहीं था। अभी तक भूमि के स्वामी यहाँ के जो आर्य, यहाँ की जनता, जो लोग थे, वो भूमि के स्वामी हुए हैं। इसीलिए राजा के पास कोई अस्थाई सेना नहीं रखी गई थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में राजा भूमि का या जो संपत्ति है उसका मालिक होता है धीरे धीरे। इसीलिए वहाँ धीरे धीरे, जब देखिए, एक कहावत कही जाती है कि जो युद्ध है वो युद्ध सामान्यतः 3 तौरों पे देखी जाती हैं। जैसे कहा जाता है कि जर जोरू जोर का, नहीं तो किसी और का। एग्जाम्पल के तौर पे कहा जाता है कि जो स्त्री हैं उस शक्ति के तौर पर आप उस पर नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं। अगर आपके पास धन है तो शक्ति से ही आप उस पर अपना अधिकार रख सकते हैं। वहीं पे अगर इन दोनों चीज़ों में शक्ति किसी भी प्रकार से कम होगी तो जाहिर सी बात है कि उस पर कोई अन्य व्यक्ति अधिकार करने की चेष्टा करेगा, और ऐसी परिस्थितियों में युद्ध का होना स्वाभाविक है। तो धन पे राजा का केंद्रण था नहीं, इसीलिए यहाँ पे किसी भी प्रकार की अस्थायी सेना का गठन नहीं किया गया।
युद्धों की जो अन्य कवालियाँ थीं वो कौन से हैं? व्रात है, गढ़ है, ग्राम और श्रद्धा। ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं। 10 राजाओं के युद्धों का वर्णन किसके नेतृत्व में लड़ा गया? तो विश्वामित्र माना गया है। ये वहाँ के कुछ ऐतरेय ब्राह्मण किसका है? ये ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐतरेय ब्राह्मण ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, वहाँ पे शासन व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। क्लियर? ये थोड़ा सा PDF में दे दूंगा, आप देख लीजिएगा, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा कंटेंट है। ऋग्वैदिक का समाज कैसा था? तो पितृसत्तात्मक है। ऋग्वैदिक का समाज का आधार क्या रहा है? तो परिवार रहा है। सबसे छोटी इकाई परिवार रहा है, एक कुल रहा है। ऋग्वैदिक काल में राज्य का आधार परिवार है। वर्ण शब्द का प्रयोग कहाँ पर किया गया? तो ऋग्वेद में। ऋग्वेद में पंचजन का घोष किसे कहा गया है या घोतक रहा है? तो आर्यों का जो 5 जनजातियाँ रही हैं, उन्हीं जनजातियों को पंचजन कहा गया। गोत्र शब्द सबसे पहले ऋग्वेद में प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद में स्त्रियों से संबंधित जो कथन है, कन्याओं को अपना पति चुनने की पूर्ण स्वतंत्रता थी। चलो अच्छी बात है। ऋग्वैदिक युग में बाल विवाह का प्रचलन नहीं था, ये भी बहुत अच्छी बात है किसी भी समाज के लिए। स्त्रियां यज्ञों एवं सभा तथा सभी समिति में भाग ले सकती थीं। देखिएगा, मतलब हम कह सकते हैं कि अभी ऋग्वेद में महिलाओं की स्थिति बेहतर है। अच्छा, आप सोचिए कैसा समाज जहाँ पे महिलाओं को अपने पति के चयन का अधिकार दिया गया हो। एक ऐसी जो सामान्यता आज हमें अपने समाज में देखने को नहीं मिलता। अगर हम विवाह में देखें ब्रह्म विवाह, तो ब्रह्म विवाह की अन्य श्रेणियों में ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, अर्ष विवाह, प्रजापति विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह, असुर विवाह और पैशाच विवाह, ये 8 प्रकार के विवाह हमारे समाज में देखने को मिलते हैं। ब्रह्म एवं प्रजापति विवाह को उच्च माना जाता है, बाकी अन्य विवाहों की अपेक्षा तो थोड़ा सा निकृष्ट या निम्न स्तर का माना जाता है। अगर किसी भी स्त्री को अपने पति को चुनने का अधिकार है, तो हम ये कह सकते हैं कि वह समाज कैसा होगा? उच्च वर्ग का होगा। एक चीज़ आप थोड़ा गौर करिए, यहाँ के समाज कैसा है? पितृसत्तात्मक है, लेकिन महिलाओं को अपने पति चुनने का अधिकार है। कहने का सेंस, समाज पितृसत्तात्मक है, लेकिन वहाँ का जो परिवार है वो मातृसत्तात्मक है। जैसे मेरे यहाँ है या हमारे यहाँ जनरली होता है, कोई डिसीजंस हम लेते हैं तो हमारे यहाँ के पूरे परिवार की भागीदारी होती है, महिलाओं की भी भागीदारी होती है। तो कहने का सेंस ये कि हमारा जो परिवार है वो मातृसत्तात्मक है, लेकिन हमारा समाज पितृसत्तात्मक है। आपके घर में भी होता होगा, कोई भी डिसीजंस लेना होगा तो अगर आपकी माता जी हैं तो आपकी माता जी भी उस पर बैठती होंगी, अगर आपकी दादी हैं तो आपकी दादी भी बैठती होंगी, या अगर आप घर में सबसे बड़े हैं तो आपकी वाइफ भी बैठती होंगी। उन सब के विचार विमर्श करने के बाद में फिर कोई चीज़ निर्णय लिया जाता है। सो आप सोचो, किसी स्त्री को अगर अपने विवाह का अधिकार दिया जाए, उसे स्वयं का पति चयन करने का भी अधिकार दिया जाए, तो वह समाज एक उत्कृष्ट समाज माना जाता है। सो आप सोचिए, ये अधिकार आज हमारे यहाँ सोसाइटी में नहीं है। जैसे किसी भी स्त्री को अपने पति का चयन करने का अधिकार उतना नहीं दिया गया, क्योंकि विवाह माना जाता है कि हमारी मान मर्यादा सम्मान से जुड़ा है। अगर कोई लड़की अपने लिए अपने पति का चुनाव या चयन करती है तो माना जाता है कि समाज में हमारी क्या इज्जत रहेगी कि फलाने के लड़के ने खुद से कर लिया, फलाने के लड़के ने खुद से कर लिया। जबकि सही मायने में जो हाई क्लास या एलिट वर्ग है वो इस बात का प्रतिनिधित्व करता है कि हर एक व्यक्ति को अपने अनुरूप व्यक्तियों के चयन का अधिकार दिया जाना चाहिए, जो कि हमें अपने वैदिक कालीन समाज में देखने को मिल जाता है। बाल विवाह प्रचलन नहीं था। आज भी हमारे सोसाइटी में प्रेजेंट टाइम पे आप देखेंगे तो बाल विवाह रूरल एरिया में ठीक ठाक देखने को मिलेगा। बाल विवाह से संबंधित विभिन्न प्रकार के नियम कानून बनाए गए, बट फिर भी बाल विवाह से संबंधित समस्याओं पर अभी उस प्रकार का अंकुश नहीं लगाया जा सका है। बट सरकार की कोशिश है कि बाल विवाह को ख़त्म किया जाए, उन्मूलन किया जाए। स्त्रियों को सभा एवं समिति में भाग लेने का अधिकार था, वो युद्ध में सक्रिय रूप से भाग ले सकती थी। जैसे आज हमारे यहाँ की जो स्त्रियाँ हैं, महिलाएँ हैं, बेटियाँ हैं, बढ़ चढ़ करके पुरुषों के साथ हिस्सा लेती हैं जर्नली, तो हमें इन चीज़ों को भी देखने को मिल जाता है। क्लियर? तो इन चीज़ों को भी हमें ध्यान रखना चाहिए और इन चीज़ों पर भी हमें कुछ चीज़ें सीखनी चाहिए अपने वैदिक काल से। आजीवन अविवाहित रहने वाली स्त्रियों को अमाजु कहा गया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ऋग्वेद में अन्य व्रत किस संदर्भ में प्रयुक्त किए गए हैं? तो दासियों के लिए किया गया है। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट है कि मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं, मेरी माता अन्न पीसती हैं। इस कथा का वर्णन, इस कथन का वर्णन कहाँ किया गया है? ऋग्वेद में किया गया। मतलब एक परिवार का जो व्यवसाय है वो अलग अलग हो सकता है। जैसे
हो सकता है कि मेरे पिताजी पंडित हों, मेरे बड़े भैया योद्धा हों, आर्मी में हो, मिलिट्री में हो, या वो ठीक ठाक युद्ध कौशल हो उनके अंदर, और हो सकता है कि मेरे अंदर एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू है, तो मैं हो सकता है उद्योग धंधों में लगा हूँ, और मेरी माता एक गृहिणी है तो वो घर पे अन्न पीसने का काम का सेंस है कि वो घर का काम करती हैं। सो हम किस वर्ग से हैं, किस धर्म से हैं, किस जाति से हैं, किस कुल से हैं, डजेंट मैटर ये है कि हम किस प्रकार के चीज़ों का अनुसरण करते हैं। कहने का सेंस एक परिवार विभिन्न प्रकार के उद्योगों का अनुसरण कर सकता था, ये इस बात में कहा गया है। गौ अपहरण के जो प्रश्न का वर्णन किया गया वो पणियों के नाम से किया गया। पणी एक प्रकार के मवेशियों के चोर माने जाते थे और गायों का अपहरण करते थे, क्योंकि गाय सबसे महत्वपूर्ण धन के तौर पे हमें देखा गया है। वर्ण व्यवस्था का जो संबंध है वो पुरुष सूक्त में मिला है, ऋग्वेद में है। जाति की परिवर्तन का व्यवसायियों के पैतृक होने माना गया था, ये थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। ऋग्वैदिक में आम जनमानस मनोरंजन के लिए नृत्य, संगीत, रथ दौड़, घोड़ा दौड़, पासे का खेल आदि करते थे। पुनर्विवाह करने वाली स्त्रियों के लिए पुनर्भू मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में किया गया है। कहने का सेंस ये है कि महिलाओं को खुद का पति चयन करने की स्वतंत्रता थी, महिलाओं को आजीवन अविवाहित रहने की स्वतंत्रता थी, और महिलाओं को पुनर्विवाह करने की स्वतंत्रता थी। कहने का सेंस अगर कोई स्त्री विधवा है तो उसे किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह करने की आज़ादी थी। तो ये तीनों शब्द हमें ध्यान रखना है। अमाजु आजीवित मतलब पूरा संपूर्ण जीवन अविवाहित रहने की स्थिति में, पुनर्भू फिर से विवाह करने की स्थिति में पुनर्भू शब्द का प्रयोग किया गया है। वैदिक काल में कुछ विदुषी महिलाएं रही हैं, जिसमें आप देखते हैं लोपा है, घोषा है, लोपामुद्रा, विश्ववारा और अपाला है। पत्नियों का महत्व सभी धार्मिक एवं सामाजिक उत्सवों में सहभागिनी के तौर पर देखा जाता है। हमारे यहाँ स्त्रियों को अर्धांगिनी के तौर पर देखा गया या आधा अंग माना गया है पुरुषों का। सो जितने भी धार्मिक अनुष्ठान होते हैं उनमें स्त्रियों की जो हिस्सेदारी थी वो पर्याप्त थी, उन्हें पर्याप्त अधिकार दिए गए थे, और पुरुषों के साथ वे बैठ करके जितने भी कर्मकांड हुआ है उसमें भाग लेती थी। ऋग्वैदिक कालीन आर्यों के विषय में कौन से कथन सत्य है? गांव में रहते थे, धूर्त क्रीड़ा खेलते थे, बहुविवाह का प्रचलन था, ठीक है। सामाजिक जीवन प्राथमिक इकाइयों का परिवार था, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। धर्म के तौर पर अगर आप देखेंगे तो ऋग्वैदिक काल में धार्मिक कर्मकांड का उद्देश्य पुत्र एवं पशु का प्राप्ति करना है। कुल कितने देवी देवताओं का वर्णन हुआ? तो 33 देवी देवताओं का है। महत्वपूर्ण देवता कौन है? तो इंद्र, अग्नि और वरुण है। सबसे ज़्यादा किसका प्रयोग हुआ है किन देवता को? तो इंद्र देवता का 250 बार हुआ है, उसके बाद में अग्नि देवता का हुआ है। ऋग्वैदिक की संहिताओं में 1/4 या 1/4 ऋचाएँ किस देवता से संबंधित हैं? इंद्र देव से हैं। पुरंदर किसे कहा गया है? इंद्र को कहा गया है। सर्वशक्तिमान देवता इंद्र को कहा गया है। युद्ध का देवता के तौर पर संज्ञा इंद्र को दिया गया है। सबसे लोकप्रिय देवता इंद्र हैं। कितनी बार आवाहन किया गया है किसके रूप में? तो इंद्र का। झंझावात का देवता या वर्षा का देवता किसको माना गया है? इंद्र को माना गया है। इंद्र का आवाहन भौतिक सुख एवं विजय के लिए किया गया है। वहीं पे वैदिक देवता इंद्र के विषयों में क्या क्या जानकारी है ये आप पढ़ लीजिएगा। आत्मा के आवागमन की परिकल्पना सर्वप्रथम किस वेद में मिलती है? तो ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में हमें देखने को मिला है। ऋग्वेद का 9वां मंडल किस देवता से समर्पित है? तो सोम योम इस पे नामाकृत देवता के तौर पर है। मुख्यतः जनता किस पर विश्वास करती थी? बलि एवं कर्मकांड पर विश्वास करती थी। गायत्री मंत्र की रचना किसने किया है? विश्वामित्र जी के द्वारा किया गया है। गायत्री मंत्र का उल्लेख हमें तृतीय मंडल में मिलता है। एवं अघन्य शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो गाय के लिए किया गया है। ऋग्वेद के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसमें 33 देवताओं का उल्लेख किया गया है। 4 चतुष्वर्णीय का उल्लेख कहाँ पर है? पुरुष सूक्त के ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के 10वें मंडल में किया गया है। अश्वत्थ का प्रयोग पीपल के वृक्ष के लिए किया गया है। वहीं पे सामान्यतः आपको और देखेंगे तो ऋग्वेद में किसके लिए उनका रथ का प्रयोग किया गया, खींचते हुए दिखाया गया है? तो पूषण को दिखाया गया है। ऋग्वेद के वंश मंडल में किस देवता का मंत्र है? तो अग्नि देवता का है। सबसे लोकप्रिय छंद गायत्री मंत्र है। धर्म बहुदेववाद है। अग्नि ऋग्वेद कालीन में आर्य किस देवता से परिचित नहीं थे? तो शिव से परिचित नहीं थे। आर्य देव उपासना किसकी की है? तो प्रकृति पूजा किए हैं। वहीं पे उषा एवं अदिति को इन 2 देवियों के रूप में वर्णन किया गया है।
जंगल की देवी के रूप में अरण्यानी को कहा गया, यानी अरण्य का मतलब जंगल ही होता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जो वेद रहे हैं उन पुरोहितों को क्या कहा जाता था, उनके उच्चारण करने वाले ऋषियों को। तो ऋग्वेद का जो लोग उच्चारण करते थे, जो पुरोहित, उन्हें होत्र या होता कहा गया है। यजुर्वेद का उच्चारण करने वाले को अर्धवायु कहा गया है। सामवेद को उद्गाता या उद्गताय कहा गया, और अथर्ववेद का उच्चारण करने वाले पुरोहितों को ब्रह्म कहा गया है। अगर मैं वैदिक सभ्यता की अर्थव्यवस्था की बात करूं तो इनकी अर्थव्यवस्था कृषि एवं पशुपालन मूलक रही है। संपूर्ण कबीले के पास भूमि का जो स्वामित्व था वो संपूर्ण कबीले के पास होता था। मैंने स्टार्टिंग में बताया कि राजा के पास संपत्ति नहीं होती थी। ऋग्वेद के किस मंडल में कृषि से संबंधित कार्यों का वर्णन है? जो मतलब चौथे मंडल में, चतुष्मंडल में किया गया है। यव शब्द का प्रयोग जौ के लिए किया गया है। पाणी शब्द का प्रयोग व्यापारियों के लिए किया गया है। महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति किसे माना गया है? तो गाय को माना गया है। 4 कृषि को बढ़ावा देने के लिए 4 कारण क्या थे? कृषि, उर्दय, धान्य एवं वृष्टि। महत्वपूर्ण अनाज किस अनाज से ये परिचित थे? तो जौ इनका महत्वपूर्ण अनाज रहा है। सीता किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो जुते हुए खेत के लिए सीता प्रयोग किया गया है। इसीलिए जो भूमि का स्वामी या उसका अध्यक्ष कहा जाता था उसको सीता अध्यक्ष कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। ऋग्वैदिक काल में कर का भार किस समुदाय पर पड़ता था? तो वैश्यों पे पड़ा है। निषक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। निषक आभूषण है, ये गले में पहना जाता है। ऋग्वैदिक काल में निषक एक आभूषण है, और उत्तर वैदिक काल में या आप देखेंगे मौर्यों में निषक एक प्रकार का सिक्का बन गया है। शिल्पियों में हमें किन किन शिल्पियों के उल्लेख मिला है? तो बढ़ई मिले हैं, स्वर्णकाल मिले हैं, बुनाई मिले हैं, सिलाई का मिला है, धातु कर्म, कुंभकारी, इन सब के साक्ष्य शिल्पियों का हमें देखने को मिल जाता है। कौन कौन से पशु हैं? तो गाय, भैंस, घोड़ा, हाथी, ऊंट, बैल, कुत्ता, सुअर, गधा, हिरण, इन सब का इन सारे पशु हमें देखने को मिले हैं। पूर्व वैदिक काल में कोई नियमित कर व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि राजा को भूमि का स्वामी नहीं समझा गया, इसीलिए यहाँ पे नियमित कर की व्यवस्थाएं नहीं मानी गई हैं। कुछ कृषि से संबंधित उनके अन्य नाम हैं, जैसे उर्वरा उपजाऊ भूमि के लिए यूज़ किया गया है, भ्रक बैल के लिए है, सीता हल से बनी नालियाँ के लिए, वहीं किवास हलवाह के लिए है, अवट कुआं, पर्जन्य बादल, उर्दरा अनाज मापने वाला पात्र है, धान अनाज, भीषज वैद। ये ओवरऑल आप पढ़ लीजिएगा क्या किस नाम से इन्हें उल्लेख किया गया है। ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि सतलज के लिए सुदर्त्री का प्रयोग किया गया है। ठीक है, सतलज के लिए सदुत्री का प्रयोग किया गया है। कितनी नदियों का उल्लेख है ऋग्वैदिक काल में? तो 11 नदियों का उल्लेख किया गया है। सूक्त में हिमवंत और मोजवंत का उल्लेख किया गया है। इसमें से अधिकांश नदियाँ गंगा और यमुना के पश्चिमी क्षेत्रों में बहती थीं। कुछ नदियाँ जो इम्पॉर्टेंट हैं वैदिक काल की, जैसे पुष्करणी नदी, रावी नदी है, अश्कनी चेनाब नदी, वितास्ता झेलम नदी, विपाशा व्यास नदी, सदुद्री सतलज नदी, सदानीर गंडक नदी, और एक ये आपका है दृश्यवती घग्घर नदी, सिंधु इंडस नदी, कुर्मो कुर्रम नदी, और गोमती गोमल, और कुंभा या काबुल नदी है। ऋग्वैदिक में कुछ ये शब्द हैं जिन्हें शब्दावलियाँ हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा, मैं PDF आपको दे दूँगा। ठीक है, इसी के साथ ही में आप देखिएगा तो कुछ नदियों के बारे में इम्पॉर्टेंट यहाँ पे है। ऋग्वैदिक में सबसे पवित्र नदी सरस्वती है। मदेत्मा या नदीत्मा या देवत्मा किसे कहा गया है? सरस्वती नदी को कहा गया है। किस नदी का सर्वाधिक प्रयोग किया गया है? तो सिंधु नदी का है। यमुना का उपयोग 3 बार और गंगा का प्रयोग 1 बार किया गया है। यमुना और सदुती नदी के बीच के जो रीजन रहा है वो स्तुति सूक्त किन 2 नदियों के बीच में है? यहाँ आपको देखने को मिला है। गंगा और यमुना नदियों में सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वैदिक काल में हुआ है। नदी सूक्त का वर्णन 10वें मंडल में किया गया है। ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के आर्यों के संबंध में है? तो कुंभा यानी काबुल नदी, कुर्रम यानी कुर्रम नदी, गोमती गोमल नदी, और सुवास्तु यानी शात नदी। किन देवताओं का कितना उल्लेख कितनी बार किया गया है? ये आप पढ़ लीजिएगा। ठीक, ये चीज़ें बाकी अगर हम थोड़ा सा मिसलेनियर के बाद में बात करें तो मिसलेनियर मैं आपको दे दूंगा, आप देख लीजिएगा कि यहाँ पे विविध प्रकार से क्या है। इनका जो जन्मस्थल मैक्स मुलर ने क्या माना है, आधारशिला भारतीय संस्कृति के ऋग्वेद में आपको देखने को मिलेगी। स्तूप की पहली बार जानकारी ऋग्वेद में हुआ है। ऋग्वेद में भारतीय नाटक के अंकुर अवस्था कहाँ पे उद्भव देखने को मिला है? तो संवाद सूक्त में मिला है।
ऊँट शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में हुआ है। सामान्य अपराध किसे माना गया था? सबसे ज़्यादा तो पशुओं की चोरी है। इस प्रकार से धीरे धीरे ये सारी जानकारी आपको यहाँ से मिल जाएगी। अब हम आते हैं थोड़ा सा उत्तर वैदिक, और उत्तर वैदिक में देखिए हमारे यहाँ वैदिक सभ्यता है, तो वैदिक में ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक दोनों आता है। वैदिक काल में आप देखेंगे तो वैदिक काल के बाद में उत्तर वैदिक है। उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 BC तक देखने को मिला है। किसी भी काल का विभाजन हम वहाँ की विशेषताओं को आधार बना के रखते हैं, वहाँ की कृषि को आधार बनाते हैं, वहाँ की समाज, वहाँ की अर्थव्यवस्था, वहाँ की राजनीति व्यवस्था, वहाँ की शासन प्रणाली, वहाँ की लोक संरचना, वहाँ की सामाजिक व्यवस्था, इन सब के आधार पर हम किसी समय का काल विभाजन करते हैं। जिस काल में हमें विभिन्न प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलते हैं, उन्हें हम एक काल विभाजन से दूसरे काल विभाजन की ओर लेकर जाते हैं, जहाँ पर ये हमें देखने को मिलता है। ठीक है। सो ऋग्वैदिक संस्कृति की जो पृष्ठभूमि रही है, ये उत्तर वैदिक काल में हमें देखने को मिला है। ऋग्वैदिक काल के आधार पर विकसित संहिताओं का ग्रंथ यजुर्वेद, श्यामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्य ग्रंथ और उपनिषद देखे गए हैं। वहीं पे उत्तर वैदिक काल में अन्य जो ग्रंथ हैं जैसे यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, इन सब का जो रचनाएं की गई हैं वो उत्तर वैदिक काल में की गई हैं। क्लियर। उत्तर वैदिक काल में थोड़ा सा आप और आगे बढ़ेंगे तो शातपथ ब्राह्मण से ज्ञात होता है कि उत्तर वैदिक काल वैदिक सभ्यता का प्रसार पूर्व से गंडक नदी की ओर हुआ है। ठीक है। हमें उत्तर वैदिक काल में मृदभांड कैसे मिले? तो चित्तित दूषण मिले हैं। और अथर्ववेद में मगध के निवासियों को क्या कहा गया है? तो वार्त तय कहा गया है। एक चीज़ याद रखिएगा कि यहाँ पे चीज़ें आपको बहुत चेंज मिलेगी, शासन प्रशासन प्रणाली बहुत चेंज मिलेगा। अब यहाँ पे राज्य का उद्भव होने लगा है उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में राष्ट्र हुआ है तो राजा भी आएगा, और राजा को दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत उत्तर वैदिक काल में कहाँ पे मिला है? ऐतरेय ब्राह्मण में मिला। और ऐतरेय ब्राह्मण किसका है? तो मैं ऑलरेडी आपको बताया हूँ। उत्तर वैदिक काल में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था वंशानुगत अब होने लगी है। उत्तर वैदिक काल में राजा को सम्राट, एकाराट और अधिराज कहा गया है। उत्तर वैदिक काल में राजा अपनी शक्ति विस्तार हेतु यज्ञों का आयोजन करता था, जिसमें राजस्व यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ हमें देखने को मिल जाता है। उत्तर वैदिक काल में 2 प्रांतीय पदाधिकारियों के नाम हमें स्थपति और सतपति के तौर पर मिल जाता है। सो यहाँ की अगर मैं समाज की बात करूँ तो वैदिक कालीन जो समाज रहा है वो संयुक्त परिवार एवं आधारित पितृसत्तात्मक व्यवस्था रही है। उत्तर वैदिक काल में वर्ण पर अधिकार नहीं है, तो शूद्रों का आप देखेंगे शिक्षा का अधिकार उन्हें नहीं दिया गया। अब हमारे यहाँ जो जाति था वो कैसा हो गया? जन्म के आधार पर कर दिया गया। महिलाओं की स्थिति समाज में अच्छी थी, बाल विवाह नहीं था, बहुविवाह, विधवा विवाह प्रचलन था, स्त्रियों को पर्याप्त शिक्षा भी दी जाती थी तथा उन्हें उत्सवों में, धार्मिक समारोहों में भाग लेने की इजाज़त भी थी। अगर मैं अर्थव्यवस्था की बात करूं तो कृषि एवं पशुपालन यहाँ की अर्थव्यवस्था रही है। जौ, चावल, मूंग, उड़द, तिल यहाँ के प्रमुख उत्पादन या फसल रहे हैं। उत्तर वैदिक काल में व्यापार वाणिज्य उन्नत स्थिति में रहा है। वैदिक काल में उधार देने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो कुशीदीन किया गया है। माप तौल की विभिन्न इकाइयाँ क्या थी? तो निशक। जैसे मैंने कहा था कि आगे चल के निशक एक सिक्का भी हो जाएगा, मुद्रा भी हो जाएगा, माप तौल की इकाइयाँ। इससे पहले निशक क्या था? एक प्रकार का आभूषण जो गले में पहना जाता था। निशक है, शतमान है, पाद और कृषाण है। उत्तर वैदिक काल में जो बाँट की मूलभूत इकाइयाँ क्या मानी गई हैं? कृषाण या रत्तिका, जिसे गुंजा भी कहा जाता था, ये गुंजा के समान होते थे। जुती हुई खेत के लिए अगर आप ढंग से देखेंगे तो जुती हुई खेत के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? तो उर्वरा के लिए किया गया है। निशक व्यापारी विनिमय का एक माध्यम था, वही निशक का प्रयोग सिक्के के रूप में किया जाने लगा था। उत्तर वैदिक काल में कुछ व्यवसायियों की सूची आपको मिलेगी, ये सारे व्यवसायी रहे हैं। वहीं पे अगर मैं धर्म की बात करूं तो वैदिक काल में देवताओं के पुरोहित किसे माना गया है? तो बृहस्पति जी को माना गया है। धर्म से संबंधित विषय आप देख लीजिएगा। उत्तर वैदिक काल में किन देवताओं का महत्व बढ़ गया था? तो प्रजापति का, विष्णु का और रुद्रदेव शिव का। इन तीनों लोगों का क्या बढ़ा है? महत्व बढ़ा है। यजुर्वेद की मैं थोड़ा सा अगर मैं स्पेशली आपसे वेदों की बात करूं तो यजुर्वेद का जो अर्थ है स्रोत एवं कर्मकांड। यजुर शब्द का क्या अर्थ है? तो यजुर का अर्थ है बलिदान। यजुर्वेद किस शैली में लिखा गया है? तो गद्य पद्य दोनों में लिखा गया है। इसकी कितनी शाखाएं हैं? तो कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद है।
ये कृष्ण यजुर्वेद गद्य पद्य दोनों में लिखा गया और शुक्ल यजुर्वेद केवल पद्य में लिखा गया है, ये इंपॉर्टेंट है। संपन्न कराने वाले पुरोहितों को अधर्यु कहा गया है। अंतिम भाग ईशानोपनिषद है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ईशानोपनिषद है। ईशानोपनिषद में आध्यात्मिक चिंतन का वर्णन किया गया है। वहीं पे शुक्ल यजुर्वेद की संहिताओं को वाजसनेयी कहा गया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कृष्ण यजुर्वेद में जो मुख्य शाखाएं हैं, तैत्तिरीय है, काठक है, मैत्रेयी और कपिस्थाल है। ठीक, इसके बाद में यजुर्वेद से संबंधित कुछ ग्रंथों में हम ब्राह्मण ग्रंथ देखेंगे, आरण्यक ग्रंथ देखेंगे और इनके उपनिषद देखेंगे। यजुर्वेद से जो इम्पोर्टेंट सबसे इनके ब्राह्मण ग्रंथों में तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ और सातपद, तैत्तिरीय और सातपद यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ है। तैत्तिरीय और सातपद ये आरण्यक भी है। वहीं पे ईशानोपनिषद, मैत्रेय उपनिषद, कंठोक उपनिषद और श्वेताश्वर उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, ये सब के सब उपनिषद किसके हैं? तो वो हैं यजुर्वेद के। क्लियर? सातपद ब्राह्मण किस वेद को ब्राह्मण ग्रंथ माना है? तो शुक्ल यजुर्वेद को। सातपद ब्राह्मण में पुनर्जन्म, जल प्लावन, पूर्वरा उर्वशी, आख्यान एवं पुरुषमेध यज्ञ का वर्णन हुआ है। शुक्ल एवं कृष्ण जो यजुर्वेद हैं उन्हें दो संस्करण यजुर्वेद का माना गया है। मैत्रेय संहिता का संबंध यजुर्वेद से है। राजसूय यज्ञ संबंधित जो अनुष्ठानों का उल्लेख यजुर्वेद में है। यजुर्वेद की संहिता में केवल सूक्त है तो वाजसनेयी है। बाकी आप थोड़ा सा देख लीजिएगा जो इम्पोर्टेंट है। वेदों में आहुति या बलिदान, जो बलि देने वाला सूत्र है वो यजुर्वेद में। शाम का अर्थ है संगीत या गायन। हमारे यहाँ जो आज आप संगीत देख रहे हैं वो यहीं से उसका जन्म माना गया है। यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का जो संबंध है या उनका जो व्याख्यान किया गया है, एकत्रित किया गया, संग्रह किया गया है, वो सामवेद में है। शाम मंत्रों के गायन करने वाले पुरोहितों को उद्गाता या उद्गाता कहा गया है। इनकी कुल कितनी ऋचाएँ हैं? तो 1875 ऋचाएँ हैं। अगर इनके हम ब्राह्मण ग्रंथों की बात करें तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट है ये षड्विश है और जैमिनी इनका ब्राह्मण ग्रंथ है। आरण्यकों में छंदयोग्य और जैमिनी आरण्यक ये यहाँ का देखने को मिलेगा। सामवेद के उपनिषदों में छंदोग्य उपनिषद और जैमिनी उपनिषद सबसे प्राचीन ये है। सामवेद का संकलन किस पर आधारित है? तो वो ऋग्वेद पर है। वे संगीत का वर्णन सामवेद में किया गया है। ये इम्पॉर्टेंट नहीं बट हाँ 10 पाठकों के निदान सूत्र सामवेद में है और छंदोग उपनिषद का संबंध किससे है? वो सामवेद से है। वहीं पे अगर मैं थोड़ा सा अथर्ववेद की बात करूं तो अथर्ववेद का नाम किस ऋषि के नाम पर पड़ा है? तो ऋषि अथर्वा के नाम पर इसका नाम अथर्ववेद पड़ा है। अथर्ववेद में अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मवेद या सर्वश्रेष्ठ वेद के नाम के गया है। कुल कितने अध्याय? तो इसमें 20 अध्याय हैं। कुल कितने सूक्त? तो 731 सूक्त हैं। यहाँ पे अथर्ववेद में कुल मंत्रों में कितनों मंत्रों की संख्या ऋग्वेद से संबंधित है? तो 1200 मंत्रों का संख्या संबंधित है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अथर्ववेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो क्या है? गोपथ है। ठीक, यहाँ पे दो इनके उपनिषद हैं, एक प्रश्नोपनिषद है और एक मुंड्योक उपनिषद है। वहीं पे चारों वेदों में से किस एक वेद को जादुई माया के वशीकरण के तौर पे जानते हैं? तो अथर्ववेद को माना गया है। जीव के विज्ञान का उल्लेख अथर्ववेद में किया गया है। वेद में समिति एवं सभा की प्रजापति की 2 पुत्रियां अथर्ववेद में कहा गया है। युद्ध के प्रारंभ में मस्तिष्क का होता है या युद्ध का प्रारंभ मनुष्य के मस्तिष्क में होता है, अथर्ववेद का वर्णन किया गया है। अयोध्या का उल्लेख सर्वप्रथम अथर्ववेद में है और अंगराज का उल्लेख अथर्ववेद में हमें देखने को मिल जाता है। सेम एज इतिहास में शब्द का उल्लेख अथर्ववेद में है। गोत्र शब्द का प्रयोग कुल के लिए अथर्ववेद में किया गया। राजा परीक्षित का वर्णन सर्वप्रथम अथर्ववेद में है। सो ये कुछ प्रकार के फैक्ट हैं। ब्राह्मण ग्रंथ ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। ब्राह्मण ग्रंथ ये आप PDF से पढ़ लीजिएगा, अदरवाइज़ वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इम्पॉर्टेंट है थोड़ा सा, सो आप ये देख लीजिएगा। मैं आपको दिखाया दे रहा हूँ कि कहाँ पे सातपद ब्राह्मण में जो 12 प्रकार की रत्नियों का प्रयोग किया गया है वो रत्नियाँ कहाँ से थे, उपनिषद कौन कौन से। हाँ, उपनिषद में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ क्योंकि उपनिषद से प्रश्न हमारे एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आते हैं। क्लियर? एक सेकेंड। उपनिषद से बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं। उपनिषद का अर्थ है समीप बैठना। उपनिषद वेदों का अंतिम भाग होता है, इसीलिए इसे वेदांत भी कहा गया। याद रखिएगा, उपनिषदों को वेदांत कहा गया है। उपनिषदों का जो विषय वस्तु है वो है सत्य की खोज, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उपनिषदों के दर्शन का प्रमुख संबंध किससे है? वो है ब्रह्म ज्ञान से। कितने हमारे उपनिषद हैं?
108 उपनिषद हैं। इन 808 उपनिषदों में जिसको सबसे विशेष महत्व का है वो 12 उपनिषदों को प्राप्त हुआ है। वहीं पे उपनिषदों का जो संकलन हुआ है वो पुराणों से पहले हुआ है। 12 पुराण और 108 उपनिषद हैं। ठीक, ब्रह्म का आविर्भाव जो यानी ब्रह्मा यानी जो हमारे परम सत्ता का जो उद्भव माना गया है वो उपनिषद काल में हुआ है। उपनिषदों में जो दर्शन का एक किसी पक्ष के रूप में है जोर दिया गया है, ज्ञान पर दिया गया है। सत्यकाम जबाल की कथा अनब्याही माँ होने का लांछन की चुनौती देता है, किस उल्लेख में किया गया है इनका? छंदयोग उपनिषद में किया गया है। वहीं पे एकमेवा द्वितीय ब्रह्म सूक्त किस उपनिषद में है? छांदोग्य उपनिषद में है। किस उपनिषद में देवकी पुत्र कृष्ण को घोर अंगिरस के शिष्य के रूप में दिखाया गया है? छांदोग्य उपनिषद में। सबसे पुराना उपनिषद छांदोग्य उपनिषद है। इतिहास का जो पंचम वेद माना गया है वो छांदोग्य उपनिषद को माना गया है। मोक्ष शब्द का उल्लेख कहाँ पर किया गया है? तो ये भी श्वेताश्वतर उपनिषद में किया गया है। उपनिषद धार्मिक शब्द का एक तरीके के जो अर्थ है सफ़ेद घोड़ा, श्वेतेश्वर उपनिषद में है। उपनिषद रुद्रदेव को समर्पित है, श्वेतेश्वर उपनिषद। तमसो माँ ज्योतिर्गमय ये कहाँ से लिया गया है? तो ये बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया। याज्ञवल्क्य एवं मैत्रेय का जो दार्शनिक संवाद ये भी बृहदारण्यक में है। जनक एवं याज्ञवल्क्य का कथा का वर्णन बृहदारण्यक उपनिषद में है। उपनिषद गद्य में लिखा गया है बृहदारण्यक उपनिषद में। अजातशत्रु को कहाँ का राजा बताया गया है? काशी में। उपनिषद सबसे बड़ा है बृहदारण्यक। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से। यज्ञ की टूटी फूटी नौका से वर्णन तुलना किया गया है कहाँ पे? मुंडक उपनिषद पे। उपनिषदों में सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है? तो मुंडक उपनिषद है। नचिकेत और यम का संवाद कंठोक उपनिषद में हमें देखने को मिल जाता है। उपनिषद में मृत्यु से संबंधित चर्चा कहाँ है? कंठोक उपनिषद में है। वसुधैव कुटुंबकम महाउपनिषद में हमें देखने को मिला है। निष्काम कर्म सिद्धांत यह हमें ईशानोपनिषद में मिलता है। ऋषि पिप्पलाद व 6 ऋषियों का संवाद प्रश्नोपनिषद में है। वहीं पे जो दार्शनिक की सभा में उच्च ज्ञान का संभाषण करती थी वो कौन थी? वो गार्गी रही हैं। वहीं पे उपनिषद युग में राजा अश्वपति का ग्रंथ कहाँ पे मिला है? उपनिषद में मिला है। उपनिषद काल में वे राजा जो ब्रह्म ज्ञान अध्यात्म चिंतन से जुड़े थे तो विदेह के जनक, कैकेयी के अश्वपति, काशी का अजातशत्रु, पंचाल का प्रवण जबाली। तो ये प्रकार कुछ मुख्य चीज़ें थी जो हमने यहाँ पर देखा है। इसके बाद हम लोग अब क्या चीज़ पढ़ेंगे? अगर आप इसे देखना चाहेंगे तो इसकी PDF कमेंट करिएगा, मैं ऑलरेडी अपने टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। ऋग्वेद से संबंधित जो कुछ अन्य चीज़ें हैं जैसे ऋग्वेद का वेद में उपवेद है, इसका आयुर्वेद है, यजुर्वेद का धनुर्वेद है, अथर्ववेद का शिल्पवेद और सामवेद का गंधर्ववेद है। इसकी जो रचनाकार है जैसे ऋग्वेद का तो प्रजापति है, यजुर्वेद का विश्वामित्र, अथर्ववेद का विश्वकर्मा, वही सामवेद के नारद जी हैं। जानकारी विषय किस चीज़ पे है ये आप देख सकते हैं, किससे संबंधित है वो आप थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। ठीक, मैं इतना डेप्थ में अब नहीं जा रहा हूँ क्योंकि ओवरऑल हमें बहुत ज़्यादा कवर करना है। अब हम आते हैं अपने बौद्ध धर्म पे, लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। सो बौद्ध और जैन धर्म को या इसके आगे की जो हमारी क्लास होगी वो मैं अपने नेक्स्ट सेशन में कवर करूँगा। कमेंट करिएगा कि सेशन कैसा लगा, नेक्स्ट वीडियो आपको चाहिए या नहीं, ये आप कमेंट करिएगा। इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। कमेंट करिएगा कि आपको PDF चाहिए या नहीं। जो कुछ भी होगा वो आपके डिमांड के अकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड किया जाएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।